नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस के इस फर्स्ट वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टेट। तो यार पहले चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि हम जो भी कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। हम उसके बारे में भी बता देंगे आपको, ठीक है, वहाँ मिल जाएगी। तो आपको कुछ ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस नॉर्मली इस पूरी वीडियो को देख के इसको समझने की कोशिश करना और उसके बाद उस पीडीएफ से पढ़ लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टेट की एज अ टॉपिक, तो हमें इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाई द टॉपिक ऑफ स्टेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम पढ़ रहे हैं स्टेट को तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब कोई तो बात होगी ना। जैसे कि कभी एक टाइम होगा जिसमें पे आदि मानव रहते होंगे, ठीक है, उसके बाद तब भी तो वो रहते ही थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, उनको क्या जरूरत पड़ी कि एक स्टेट बनाना पड़ गया, ठीक है। और एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी मैं स्टेट बोलूं तो यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री, ठीक है। स्टेट का मतलब वो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे किसी एक पूरी कंट्री के अंदर के जो राज्य होते हैं उनको हम स्टेट नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे स्टेट बोल रहे हैं किसी एक कंट्री को, ठीक है। तो ये चार टॉपिक है हमारे। पहला टॉपिक है व्हाई द टॉपिक ऑफ स्टेट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा टॉपिक है डेफिनेशंस, यानी कि हम पहले ये देखेंगे कि स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर हम देखेंगे कि स्टेट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके मिलने के बाद किसी एक एरिया को हम स्टेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक एरिया है तो उस एरिया को हम ऐसे ही स्टेट नहीं बोल देंगे, ठीक है। आपको कोई ऐसी चीजें चाहिए जो उस एरिया के अंदर में होनी चाहिए, और जब वो सारी चीजें किसी एक एरिया के अंदर में होंगी एक साथ में तो हम उसे स्टेट बोल पाएंगे, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि किसी भी एरिया को स्टेट बोल दिया कि कल को निकले ऐसे। तो फॉर एग्जांपल, अपने घर के आसपास का 100 मीटर का एरिया ले लो, क्या आप उसे स्टेट बोलोगे? नहीं बोलोगे। चाहे 200 मीटर का, चाहे 400 मीटर का, कुछ भी एरिया ले लो, है तो वो भी एक जमीन है ना, वहां पे भी लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां पे आप स्टेट नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके मिलने के बाद किसी एक एरिया को हम स्टेट बोलते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और चौथी चीज हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टेट और एक गवर्नमेंट में क्या फर्क है, एक स्टेट और एक सोसाइटी के अंदर में क्या फर्क है, क्योंकि हर जगह होंगे तो लोग ही, लेकिन उन लोगों के होने से और उनके साथ क्या क्या चीजें ऐड करने के बाद एक स्टेट बनता है, एक गवर्नमेंट बनती है और एक सोसाइटी बनती है, ठीक है। मतलब स्टेट, गवर्नमेंट और सोसाइटी के अंदर में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ये चार टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। आराम से बैठना और कोशिश करना कि सारी चीजें समझने की, सारी चीजें समझ में आए, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। हम एसएप रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे उसकी। अब जहां तक मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम बात करेंगे स्टेट की तो एक चीज ध्यान रखना कि हम स्टेट जब भी बोलेंगे तो हम कंट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब अगर हम पढ़ रहे हैं कि स्टेट क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाई द टॉपिक ऑफ स्टेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमारा ये है कि व्हाई द टॉपिक ऑफ स्टेट इज इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेट का टॉपिक है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसे बस इतना आप समझ लीजिए कि किसी न किसी टाइम के ऊपर पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट शुरू हुआ होगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स कोई नई चीज है या पॉलिटिकल साइंस कोई नई चीज है। जहां कहीं भी चार लोग रहते होंगे, जहां कहीं भी समाज होगा, जहां कहीं भी सोसाइटी होगी, उस जगह के ऊपर पॉलिटिक्स तो होगी ही, ठीक है। लेकिन एज ए सब्जेक्ट जिसके अंदर रिसर्च होने लगे, जिसके अंदर एनालिसिस होने लगे, जिसके अंदर लोगों ने थ्योरीज देनी शुरू की, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एज ए सब्जेक्ट। तो एज ए सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस जब शुरू हुई तो उस समय के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता था कि स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट। स्टेट अगर है तो उसके ऑर्डर्स को मानना क्यों जरूरी है। अब इसका रीजन क्या था ना कि उस समय पे, मतलब अगर हम बहुत पहले के समय की बात करें तो दुनिया के हर कोने के अंदर में एक चीज तो कॉमन थी कि एक राजा होता था, बाकी सारे उसके सब्जेक्ट होते थे, ठीक है। तो सिस्टम क्या था उस समय कि राजा ऑर्डर्स पास करता था, राजा रूल रेगुलेशन बनाता था, सब चीज करता था, और जो उसके सब्जेक्ट होते थे उसका काम क्या होता था कि बस उन्हीं रूल रेगुलेशंस को मानना। अब इसमें क्या होने लगा ना कि धीरे धीरे लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। पहले तो क्या सिस्टम था कि कोई भी राजा के ऑर्डर्स के खिलाफ या राजा के रेगुलेशन के खिलाफ जो भी किंग ने बता दिया, बना दिया, वही सच है। कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, कोई किंग के ऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि वो लोग ये मानते थे कि जो किंग है वो गॉड के बराबर है,
ठीक है, इसके भी अपने रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों मानते थे। लेकिन वो ऐसा मानते थे कि किंग जो है वो गॉड के बराबर है। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए कि भाई अगर आप कह रहे हो कि किंग गॉड के बराबर है तो क्यों है, अगर हम स्टेट के ऑर्डर्स को फॉलो करें तो क्यों करें, कुछ रीजन तो होगा ना। और ये सारा कुछ चल कब रहा था, जब 17th 18th सेंचुरी का टाइम आया था, जिसमें पे लोगों ने क्वेश्चन, जिसको आप कभी इंटरनेट पे सर्च करके डालना कि रेनेसा पीरियड क्या था, ठीक है, या रेनेसा का जो दौर था जिसमें पे लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू किए थे 17th 18th सेंचुरी में, उसमें क्या था, सोच के आपको या जान के आपको हैरानी होगी कि उसके पहले का टाइम ऐसा था कि लोग ये मानते थे। अब इसकी आपको एग्जांपल ना अपने आसपास मिल जाएगी। आज के टाइम में भी इंडियन सोसाइटी में यही होता है कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे, आपसे नहीं मतलब किसी पुराने या थोड़े उम्र दराज आदमी से कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो वो बोलेगा भगवान करते हैं, ठीक है। यानी कि हर क्वेश्चन का आंसर क्या होता था कि ये तो भाई भगवान करते हैं, ये भगवान का ऑर्डर है, गॉड का ऑर्डर है, ये सारी चीजें। तो उस समय भी यही चीज होता था कि या तो अगर चर्च डील कर रही है, अगर चर्च अथॉरिटी है तो वो कहेंगे कि गॉड का ऑर्डर है, अगर किंग ने ऑर्डर दे दिया तो कहेंगे किंग का ऑर्डर है, और किंग कौन है, किंग तो जी गॉड के बराबर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती थी। लेकिन फिर लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डालना शुरू किया कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो उसी टाइम पीरियड के ऊपर इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन शुरू हुई, ठीक है। और इसी कारण जो पुराने पॉलिटिकल थिंकर्स थे, यानी कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनका सेंट्रल थीम जो था या सेंटर ऑफ फोकस जो था वो इस चीज के ऊपर रहा कि स्टेट क्या है, स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट किन चीजों से मिलकर बनता है, अगर स्टेट है तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट हैं और स्टेट के ऑर्डर को ओबे कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, स्टेट को की बात मान रहे हैं, तो वो क्यों मान रहे हैं, ये सारी चीजें उस समय पे डिस्कशन होने लगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है स्टेट का इंपॉर्टेंट है। अब मैंने एक चीज आपको बताई कि जो उसके अंदर में एक थॉट है कि किंग जो है या जो स्टेट है वो गॉड के बराबर है, ठीक है। अब जिसने ये बात कही थी, जिस पॉलिटिकल थिंकर ने, उसका नाम है हीगल। बहुत ही एक फेमस ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकर हुए हीगल। तो हीगल ने ये बात कही थी कि जो किंग है या जो स्टेट है वो गॉड के बराबर है, ठीक है। उसका मानना यह था कि जो स्टेट है वो गॉड के सबसे क्लोज है, ठीक है, गॉड के सबसे क्लोज स्टेट है, इसलिए हमें स्टेट को वर्शिप करना चाहिए। और अगर हम स्टेट की पूजा करेंगे तो इसका मतलब है कि हम गॉड की पूजा कर रहे हैं, वो ऐसा बोलता था, ठीक है। एक उसकी लाइन है, हीगल ने क्या कहा था कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गॉड इज प्रेजेंट इन स्टेट, द स्टेट इज नियरेस्ट टू गॉड, हेंस वी शुड वर्शिप द गॉड। यानी कि अब इसको समझिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गॉड इज प्रेजेंट इन स्टेट। तो बेसिकली हीगल का तर्क क्या था कि सबसे सुपीरियर कौन है, गॉड। गॉड ने क्या किया, गॉड ने सबसे पहले क्या बनाया, अर्थ बनाई, फिर क्या किया, फिर आगे गॉड ने माउंटेन्स बनाए, ओशियंस बनाए, ये सारी चीजें बनाई। फिर गॉड ने क्या किया, फिर गॉड ने बर्ड्स बनाए, फिर गॉड ने क्या किया, फिर गॉड ने एनिमल्स बनाए, उसके बाद मैन बनाया, उसके बाद फैमिली बनाई, और उसके बाद फिर स्टेट बनाया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि गॉड सबसे कम अर्थ के अंदर है, उससे कम माउंटेन्स के अंदर है, उससे ज्यादा माउंटेन्स के अंदर है, उससे ज्यादा बर्ड के अंदर है, उससे ज्यादा एनिमल्स के अंदर है, उससे ज्यादा मैन के अंदर है, उससे ज्यादा फैमिली के अंदर है, और सबसे ज्यादा स्टेट के अंदर है। यानी कि अगर आप जिस तरीके से, अगर आप मतलब इसको नुकसान पहुंचाते हो तो गॉड थोड़ा गुस्सा होगा, इसको नुकसान पहुंचाते हो तो और ज्यादा, वैसे ही करते करते। और जब अगर आप स्टेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, यानी कि जो स्टेट मतलब जो कि अथॉरिटी है, जो कि वहां पे शासन कर रही है, जिसका वहां पे रूल है, तो वो सबसे खतरनाक काम है, ठीक है। ये अब इसके पीछे का रीजन क्या उसने दिया कि गॉड क्यों स्टेट के बराबर है, क्योंकि वो क्या कहता है ना कि अगर आप गॉड को मान के चलो कि गॉड का काम क्या है, गॉड क्या करता है, तो गॉड के पास अगर कोई भी जाता है
तो वो क्या मांगता है कि भाई मुझे हेल्थ दो, है ना, या फिर नॉलेज मांगता है। कुछ एग्जांपल ही दे सकते हैं अभी तो, जैसे कि हेल्थ मांगता है, नॉलेज मांगता है, और क्या मांगता है कि भाई मुझे प्रोटेक्शन देना, यही सारी चीजें होती है ना मेनली। तो हीगल कहता है कि अगर गॉड से कोई हेल्थ मांगता है, नॉलेज मांगता है, प्रोटेक्शन मांगता है, तो वो तो हमको स्टेट भी दे रहा है, स्टेट भी तो वही कर रहा है। अगर आपको हेल्थ की बात करें तो स्टेट ने हॉस्पिटल्स बनवा दिए हैं, अगर आप नॉलेज की बात करो तो स्टेट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिए हैं, अगर आप प्रोटेक्शन की बात करो तो स्टेट ने आपको पुलिस की सर्विस दी है। तो स्टेट भी तो वही काम कर रहा है जो गॉड कर रहा है, और गॉड तो डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकता, है ना, क्योंकि गॉड तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। हालांकि हीगल कह रहा है कि गॉड रियलिटी है, लेकिन है तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना। तो आपको हकीकत में कौन सी चीजें, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टेट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब कि गॉड जो है वो स्टेट के बराबर है, और इसलिए स्टेट को ओबे करना जरूरी है, हीगल ये बोलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट था। और इसीलिए जो पुराने ट्रेडिशनल थिंकर्स थे, हम ये कहते हैं कि पुराने जो भी ट्रेडिशनल थिंकर्स थे, उनकी नजर में स्टेट को स्टडी करना बहुत जरूरी था, और वो हमेशा इस चीज के ऊपर एम्फेसिस करते थे कि भाई जो अगर स्टेट है तो आप स्टेट की बात मानो, स्टेट को ओबे करो, क्योंकि वो इस तरीके से सोचते थे। अब अगर आपको इसके अंदर कुछ डेफिनेशन या कुछ लाइनें मेंशन करनी हो तो आप ये कह सकते हो, जो दो तीन पॉलिटिकल थिंकर, जैसे एक तो आपका हो गया हीगल, जिसने कहा था कि स्टेट इज इक्वल टू गॉड, या फिर आप हीगल की ये भी कोटेशन यूज कर सकते हो कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि आप कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर्स की यहाँ पे चीजें मेंशन कर सकते हो। इसके अंदर में कॉन्सेप्ट आपको यही लिखना है, और इसको सपोर्ट देते हुए आपको ये 2 से 3 चीजें लिखनी है। पहली चीज जो कि J.W. गार्नर की है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसका काम स्टेट के साथ शुरू होता है और स्टेट के साथ ही खत्म होता है। यानी कि उसका मेन जो पर्पस है पॉलिटिकल साइंस का, वो इस चीज के साथ डील करना है कि स्टेट क्या है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस क्या है, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, आरजी गेटल एक हुए हैं, आरजी गेटल का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट, यानी कि वो साइंस जो कि स्टेट के साथ डील करता है। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि साइंस क्या है, तो सिंपल सी चीज ये है साइंस में कि वो हर एक चीज जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो सकती है, उसे हम साइंस बोलेंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, तो आपको दर्द होगा, यानी कि ये थप्पड़ एक कॉज है और उसका इफेक्ट क्या है, दर्द है। अब ये जो दर्द है, आपको दर्द हुआ तो आपने पलट के क्या किया, इसके फिर थप्पड़ मारा, तो अब ये कॉज है, पहले ये कॉज था, ये इफेक्ट था, अब ये कॉज है और ये उसका इफेक्ट है। ठीक है, अब आपने इसको थप्पड़ मारा, ये अगर आपसे कमजोर है तो ये रोने लगेगा, तो अब ये कॉज हो गया और ये उसका इफेक्ट हो गया। यानी कि बेसिक चीज ये है कि जिस भी चीज के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने लग जाती है उसको हम बोलते हैं साइंस। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऐसा है कि जो शिफ्ट होते रहता है, कभी वो कॉज होगा तो उसका कुछ इफेक्ट आएगा, फिर वो इफेक्ट कभी कॉज बन जाएगा तो उसका कुछ इफेक्ट आएगा। मतलब यही सारी चीजें यूनिवर्स के हर चीज के ऊपर लागू होती रहती हैं। ठीक है, तो ये है साइंस। तो आरजी गेटल ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट, यानी कि वो स्टेट के हर एक चीज के अंदर में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बैठाने का काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पॉलिटिकल जो भी थिंकर्स हुए थे उनका जो सेंट्रल थीम था वो स्टेट था, लेकिन बाद में जाके, अभी तो हमने डिस्कस किया कि जो भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकर थे उनका सेंट्रल थीम था स्टेट, लेकिन इस चीज का बाद में क्रिटिसिज्म निकल कर आया मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, कुछ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, सारे नहीं, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि भाई आपका जो आप कह रहे हो कि स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या रीजन दिए
कि भाई अगर आप कह रहे हो कि स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो आप क्या कर रहे हो, आपने बेसिकली थेरीज दी कुछ, ठीक है, लेकिन ये जो थेरीज है और जो ग्राउंड रियलिटी है पॉलिटिक्स की, वो दोनों चीजें बहुत अलग हैं, ठीक है। जैसे कि हमें भी पता है कि ऑन पेपर चीजें कुछ और होती है। फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई बजट पास कर दिया, अब वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं वो अलग चीज है, लेकिन ऑन पेपर यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई सारी की सारी जो हमने बजट अलॉट की थी वो सारी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यही होता है। तो ये चीज ये भी कह रहे हैं कि भाई आपने जो थेरीज दे दी वो तो अलग चीज है, थेरीज दे दी आपने, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ग्राउंड रियलिटी उस तरीके की नहीं है। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आपने थेरीज दी, आपने कुछ आइडल सेट कर दिए कि भाई स्टेट ऐसा है, स्टेट के ये सारे के सारे काम हैं, स्टेट बहुत अच्छा है, या स्टेट इतना स्टेट जो है वो लोगों की इतनी भलाई करता है, वगैरह वगैरह चीजें आपने सेट कर दी, लेकिन ग्राउंड में वो सारी चीजें अलग हैं। और जब आप ऐसा करते हो तो आप एक मॉरल फिलॉसफी तो स्टैब्लिश कर देते हो, ठीक है, कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, लेकिन आप ग्राउंड के ऊपर जो चीजें हो रही हैं आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हो, यानी कि आप उस चीजों की स्टडी कर रहे हो जो चीजें की हकीकत हो नहीं सकती, और जो चीजें हकीकत है उन चीजों की आप स्टडी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें भी तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने स्टेट के कॉन्सेप्ट को सिरे से नकार दिया था कि भाई ऐसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन बाद में 1980s के टाइम पे दोबारा से जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने फिर से अपना एम्फेसिस स्टेट के ऊपर डाला, क्योंकि ये भी ऐसे स्टेट को तो नेग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब अपनी थ्योरीज दे रहे थे तो बहुत सारे थ्योरीज के अंदर में वो स्टेट शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उस चीज को रेफर कर रहे थे। तो ये सारी चीजें थी, और 1980s तक वापस से जो पहले वाला जो फोकस था कि भाई स्टेट के ऊपर फोकस करो, वो दोबारा से स्टेट के ऊपर फोकस शिफ्ट हो गया। ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर दो चीज, उस क्वेश्चन का आंसर दे लिया कि व्हाई द टॉपिक ऑफ स्टेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और हमें इसे क्यों स्टडी करना चाहिए, हमें यानी कि जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्हें ये चीजें क्यों स्टडी करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। ये हो गया व्हाई द टॉपिक ऑफ स्टेट इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन। स्टेट की डेफिनेशन कौन कौन सी होती है, तो इसमें तो आप एक डेफिनेशन ये कहोगे, ऐसे बेसिकली ना स्टेट की मीनिंग एंड डेफिनेशन को अगर आप करो तो कोई भी फिक्स मीनिंग या कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है जो पूरी तरीके से स्टेट को डिफाइन कर सकती हो, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें स्टेट की डेफिनेशन की तो कुछ डेफिनेशंस हैं। अब एक चीज और यहां पे समझने वाली है कि ऐसा नहीं था कि जब किसी ने स्टेट की डेफिनेशन दी तो उसी टाइम से स्टेट बना, ठीक है, या उसी टाइम से पॉलिटिकल साइंस बनी। जैसे कि अगर किसी ने ऑक्सीजन किसी टाइम पे खोजा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ऑक्सीजन उस टाइम से मिलना शुरू हुआ था, उसके पहले भी ऑक्सीजन था। तो इसी तरीके से अगर किसी ने कहा कि भाई स्टेट ये चीज होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट उसके बाद से बनना शुरू हुआ, ठीक है। बस उसको एक सही तरीके से, एक सही स्ट्रक्चर के तरीके में लाके पेपर के ऊपर एक थ्योरी के रूप में या एक डेफिनेशन के रूप में उतारा गया कि अगर स्टेट है, अगर किसी को आप स्टेट बोल रहे हो किसी चीज को, तो उसके अंदर ये चीजें आप बता दो कि अगर ये चीजें वो फुलफिल कर रही है तो इसका मतलब वो स्टेट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंटेम्पररी जिन्होंने सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन दी थी, तो उनका नाम है मैकियावेली नाम के एक पॉलिटिकल थिंकर थे। ठीक है, इन्होंने स्टेट की डेफिनेशन दी, और मैकियावेली जो थे वो बेसिकली एक इटालियन फिलोसोफर थे जो 16th सेंचुरी में जिन्होंने स्टेट की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि द पावर विच हैज द अथॉरिटी ओवर मैन इज स्टेट, यानी कि स्टेट क्या है, स्टेट एक ऐसी पावर है जिसकी पास एक अथॉरिटी है, किसके ऊपर, लोगों के लिए। यानी कि अगर मान लो स्टेट क्या है, उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत सारे लोग हैं, इनके ऊपर कोई भी एक पावर है या कोई, ठीक है, जो कि इनके ऊपर अथॉरिटी अपनी स्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है, या अपनी अथॉरिटी क्लेम कर सकता है। मतलब कि अगर ये कुछ बातें बोल रहा है तो इनका क्या काम है, इनकी बातों को मानना, ठीक है। और जो भी पावर ऐसा करवा सकती है वो क्या है, उसे हम स्टेट बोलेंगे, ठीक है। कि अगर कुछ लोग हैं किसी जगह के ऊपर और वो किसी की बात मान रहे हैं, उसके पास इतनी पावर है कि वो लोगों से अपनी बातें मनवा रहा है,
बस ध्यान ये रखना है कि ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि तो अगर वो अपनी बातें मनवा रहा है तो वो क्या है, वो एक स्टेट है, ठीक है। ये मैकियावेली ने कहा था। उसके बाद एक और डेफिनेशन है मैक्स वेबर की, जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने सोशियोलॉजिकल वे में एक डेफिनेशन दी कि स्टेट क्या है, स्टेट इज अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। अब इस डेफिनेशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक जगह है, ठीक है। अब इस जगह के ऊपर कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक आदमी या कोई भी ऐसा आदमी आ जाए जो ऐसा कहे कि मैं इस स्टेट के ऊपर या इस जगह के ऊपर मेरा ही शासन चलेगा, यानी कि यहां पे वही होगा जो मैं कहूंगा, ठीक है। बस शर्त ये होना चाहिए कि ये जो भी कहे वो लेजिटिमेट हो, यानी कि सही हो। लेजिटिमेट यानी कि जो कि सही हो, जिसको लोग माने यानी कि अब जैसे अगर आप इंडिया के एग्जांपल लो, तो अगर इंडिया ये कहे कि मैं जो भी इंडिया में कहूंगा, इस पूरे टेरिटरी के अंदर जो भी कहूंगा वो बात लोग मानेंगे। और लेजिटिमेट हम किसे कहेंगे कि ये जो भी कुछ कहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता होना चाहिए। तो इंडिया क्या हो गया, एक स्टेट हो गया, यानी कि इंडिया एक ऐसी एक टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर जो ये जिसे भी हम इंडिया कह रहे हैं वो एक स्टेट एक मोनोपोली स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किससे, लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको वैलिडिटी देता है उसके फोर्स से ही वो यहाँ पे अपना स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो वो हो जाएगा स्टेट। यही मैकियावेली ने कहा था कि अगर कोई भी ऐसा ग्रुप है या कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं अपनी मोनोपोली को स्टेब्लिश करने के लिए किसी एरिया के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम स्टेट बोलेंगे। कर ली। एक डेफिनेशन है मैकियावेली की जो कि इटालियन फिलोसोफर थे, एक डेफिनेशन हमने कर ली मैक्स वेबर की। अब मैं इसके बाद 3 डेफिनेशन और आपको बता देता हूं, जिन्होंने लिखनी है लिख लो, मैं डिक्टेट करवा दे रहा हूं, और नहीं लिखनी तो उसको पीडीएफ के अंदर में हम डाल देंगे, वहां से देख लेना, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन है फ्रेडरिक की। फ्रेडरिक क्या बोलते हैं कि स्टेट इज अ जियोग्राफिकली डिलिमिटेड सेगमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यूनाइटेड बाय कॉमन ओबीडियंस टू अ सिंगल सोवरेन। मतलब स्टेट क्या है, कोई एक लिमिटेड एरिया है, उस लिमिटेड एरिया के अंदर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ लोग रह रहे हैं तो वो एक स्टेट नहीं बना देता है, ठीक है। क्योंकि मान लो कि मेरी कुछ और मर्जी है, मैं कुछ और करना चाहता हूं, दूसरा कुछ और करना चाहता है, तीसरा कुछ और करना चाहता है, चौथा कुछ और करना चाहता है, तो क्या होगा ऐसे में कि कोई भी एक दूसरे की बात मानने की कोशिश नहीं करेगा। तो यही होता है ना, मतलब 4 लोग हैं, चारों के चारों अलग अलग चीजें चाहते हैं, कौन बताएगा कि ये चीज सही है कि ये चीज गलत है। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो अगर हमें कोई चीज बोले तो ये जितने भी लोग उस एरिया में रह रहे हैं वो सारे के सारे उसकी बात को माने। तो फ्रेडरिक के हिसाब से स्टेट क्या है, एक ऐसा जियोग्राफिकली डिलिमिटेड एरिया जिसके अंदर जो ह्यूमन सोसाइटी रह रही है वो किसी एक सोवरन के प्रति ओबीडियंस दे, ठीक है। वो एक कोई सोवरन है उसकी बात माने, ठीक है। सोवरन यानी कि संप्रभु, मतलब एक तरीके से सोवरन क्या होता है, जिसकी उस जगह पे चल रही होती है, जिसके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं होता है, ना ही स्टेट के अंदर से ना ही स्टेट के बाहर से, ठीक है। मतलब अगर इंडिया के अंदर हम बात करें, अगर हम कहें इंडिया सोवरन है, तो इंडिया को ना ही स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर कोई चैलेंज कर सकता है, ना ही स्टेट के बाहर यानी कि इंडिया के बाहर उसको कोई मजबूर कर सकता है कि तू ये चीज कर या तू ये चीज ना कर, ठीक है। तो यही इनका है कि जियोग्राफिकली डिलिमिटेड सेगमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी जो कि यूनाइटेड है बाय कॉमन ओबीडियंस टू अ सिंगल सोवरेन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बोडिन की। वो क्या बोल रहे हैं कि स्टेट, बोडिन यानी BODIN, बोडिन क्या बोल रहे हैं कि स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज, यानी कि स्टेट क्या है जहां पे बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। हमने पढ़ा था ना गॉड ने क्या क्या बनाया, तो स्टेट से पहले गॉड ने फैमिली बनाई थी, ठीक है। जो मतलब एक आदमी है उसकी पूरी फैमिली है, वैसे ही बहुत सारी फैमिलीज रह रही है वहां पे। तो स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड देयर कॉमन पोजेशन। फैमिलीज हैं और जो भी फैमिलीज के पास है, यानी कि अगर मैं मान लूं कि मेरी एक फैमिली है तो मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं अपनी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी इंक्लूड करके स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड देयर कॉमन पोजेशन गवर्न्ड बाय सुप्रीम पावर एंड बाय रीजन, यानी कि जो भी फैमिलीज हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी उनके पोजेशन में चीजें हैं, वो सब उन सारी चीजों को गवर्न कौन कर रहा है,
एक सुप्रीम पावर है, यानी कि उन सबसे ऊपर एक पावर कोई बैठा है जो कि उनको गवर्न कर रहा है। और गवर्न किससे कर रहा है? बाय रीजन, यानी कि जोर जबरदस्ती से कोई नहीं कर रहा है कि मतलब जैसे कोई बहुत सारे लोग रह रहे हैं, कोई उन सब में बहुत ताकतवर है तो लोग उसके कारण उसकी बात मान रहे हैं, नहीं, वो बाय रीजन, किसी कारण से लोगों ने उसे चुना है कि वो उसे गवर्न करें, ठीक है, तो उस रीजन के कारण वो उन सब चीजों को गवर्न कर रहा है, ये कहते हैं बॉर्डन। लास्ट डेफिनेशन है लास्की की। तो लास्की क्या कह रहे हैं कि स्टेट इज अ टेरिटोरियल सोसाइटी, यानी कि एक टेरिटरी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उन्होंने मिलकर एक सोसाइटी बनाई है। तो स्टेट क्या है? एक टेरिटोरियल सोसाइटी है, डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट, यानी कि ये मान लो ये पूरा का पूरा एक स्टेट है जो कि एक टेरिटोरियल सोसाइटी है। इसके अंदर में दो चीजें हैं, एक मतलब बहुत सारे लोग रह रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं इसके अंदर में। अब ये सारे जो लोग हैं इनके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तो वो है जो कि गवर्नमेंट है, और एक ये जो बाकी का बचा हिस्सा क्या है? इस गवर्नमेंट के सब्जेक्ट है, यानी कि वहां पे रहने वाले लोग हैं, या जो हम प्रजा बोलते हैं वो है। तो स्टेट क्या है? एक टेरिटोरियल सोसाइटी है जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक को हम गवर्नमेंट बोलेंगे, एक को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, क्लेमिंग विद इट्स अलॉटेड फिजिकल एरिया, और इन दोनों का इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर अपना क्लेम है, यानी कि हक है, ठीक है, और अ सुप्रीमेसी ओवर ऑल अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसका इस पूरे एरिया के ऊपर अपना क्लेम है कि भाई इस जगह पे यहां का दादा तो मैं हूं, इस जगह पे मेरी चलेगी, और इस जगह पे जितने भी इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई भी मान लो आप हॉस्पिटल हो गया, या अगर सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मैरिज हो गई, फैमिली हो गए, और उसके अलावा किसी भी तरीके की चीज, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन होंगे वो कौन बनाएगा? ये गवर्नमेंट बनाएगा। यही होता है ना कि शादी कैसे होनी चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके बाद अगर बच्चे होंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली के अंदर इनहेरिटेंस, कि भाई अगर मान लो कि कोई फैमिली के अंदर जब बंटवारा होता है तो बंटवारा कैसे होगा, ये सारी चीजें, मतलब कुल मिला के जितनी भी रूल रेगुलेशंस होती हैं हर चीज से रिलेटेड उस एरिया के अंदर में कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो यही यहां पे कह रहा है कि स्टेट एक ऐसा टेरिटोरियल सोसाइटी है जो कि गवर्नमेंट और सब्जेक्ट के अंदर में डिवाइडेड है, ठीक है, और गवर्नमेंट का क्लेम इस पूरी सोसाइटी और उसके अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन सब के ऊपर है। तो ये लास्की ने कहा था। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं, 5 डेफिनेशंस हैं। अब जब आप इन सारी डेफिनेशंस को एक बार पढ़ोगे और इसमें से पॉइंट्स निकालने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ चीजें सामने निकल कर आएंगी जो कि आप इन जनरल मान सकते हो कि एक स्टेट हम तब कहेंगे जब ये सारी चीजें उस स्टेट के अंदर होंगी। फॉर एग्जाम्पल जो जो चीजें निकल कर आती हैं वो देख लो। तो स्टेट क्या हो सकता है? स्टेट मीन्स कि कोई एक जगह है, वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बस जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा इमेजिन करते रहना। एक जगह है, वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो जहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं वो क्या हो गया? एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। एन एसोसिएशन ऑफ पीपल, जहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हो, हु लिव विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया। और ये सारे के सारे लोग कहां रह रहे हैं? हु लिव्स विद इन एन जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि मान लो कि ये बहुत सारे लोग हैं, ये एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर में रह रहे हैं अंडर द ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और इनके पास एक गवर्नमेंट भी है, अंडर एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, इनके पास एक गवर्नमेंट भी है, ठीक है, इन्हीं सब में से मान लो ये गवर्नमेंट है। एंड सब्जेक्ट टू नो आउटसाइड कंट्रोल, एंड सब्जेक्ट टू नो आउटसाइड कंट्रोल, यानी कि ऐसा एसोसिएशन ऑफ पीपल जो किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहे हो
उनके पास अपनी सरकार हो जो कि उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाए, और वो जो सरकार होगी उसके ऊपर कोई भी बाहरी दबाव नहीं होगा, वो किसी के भी बाहरी दबाव में नहीं होगा। मतलब ये गवर्नमेंट है, ये सोवरेन है, ये अपने फैसले खुद लेगा, ठीक है। इसको कोई भी बाहर से फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू मेरी बात मान। तो इसे हम बोलेंगे स्टेट। तो अब यहां से जब आप चीजें देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी। एसोसिएशन ऑफ पीपल, यानी कि वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वहां से क्या निकल कर आया अपने पास कि एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, किसी जगह पे रहने के लिए पॉपुलेशन होनी चाहिए। हु लिव्स विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया, जो किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर होने चाहिए, मतलब उसकी अपनी एक जियोग्राफी या टेरिटरी होनी चाहिए, जियोग्राफी या टेरिटरी होनी चाहिए। दो चीजें, अंडर एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, जो कि किसी ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, यानी कि वहां पे अपनी एक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। और सब्जेक्ट टू नो आउटसाइड कंट्रोल, यानी कि अगर बाहर से किसी का कंट्रोल नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सोवरेन है, ठीक है। तो जैसा ही हमें पता चला कि स्टेट का मीनिंग क्या होता है, कि स्टेट एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है जो कि किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रही है, जिसकी अपनी एक सरकार है और उस सरकार के ऊपर किसी और का दबाव नहीं है, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि स्टेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि स्टेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं। अब तक हमने दो चीजें डिस्कस कर ली कि हमें स्टेट, मतलब स्टेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या स्टेट को पुराने जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी थी। दूसरी चीज हमने देख ली कि स्टेट का मतलब मीनिंग क्या होता है और डेफिनेशंस क्या क्या हैं स्टेट की। फिर जब हमने स्टेट की मीनिंग या डेफिनेशंस देखी और जब हम उसके एक जनरल डेफिनेशन के ऊपर पहुंचे बाकी डेफिनेशंस का एनालिसिस करके, तो हमें ये कुछ पता चला, और यहां से हमें ये पता चला कि अगर ये चार कंपोनेंट किसी एक एरिया के पास है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्टेट। तो अब हमें चार एलिमेंट मिल गए स्टेट के, एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। पहला एलिमेंट निकला कि स्टेट के पास एक पॉपुलेशन होनी चाहिए अपनी। दूसरा एलिमेंट निकला कि स्टेट के पास एक अपने टेरिटोरियल एरिया या अपनी टेरिटरी होनी चाहिए। तीसरा एलिमेंट निकला हमारे पास कि स्टेट के पास अपना एक गवर्नमेंट होना चाहिए। अब ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, आराम से अपना कर लेंगे हम। और चौथा है हमारे पास सोवरेन, यानी कि सोवरेनिटी होनी चाहिए स्टेट की अपनी। अब इन चारों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज है पॉपुलेशन होनी चाहिए स्टेट की अपनी। अब इसमें दो तीन चीजें सामने आती हैं, या दो तीन हम कह ले क्वेश्चन से हमें डील करना पड़ता है कि अगर हम कहें स्टेट की अपनी पॉपुलेशन होती है तो इतना तो हमें, मतलब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी एरिया के अंदर में पॉपुलेशन रह रही होगी तभी उस पॉपुलेशन के लिए कोई कुछ करेगा। या ऐसे कह ले कि अगर कोई है जो कह रहा है कि मुझे किसी के ऊपर अथॉरिटी जमानी है या मुझे किसी के ऊपर राज करना है या शासन चलाना है, तो उस जगह पे कोई तो पॉपुलेशन होगी ना। उस जगह के पेड़ पौधों के ऊपर तो कोई राज चलाएगा नहीं, या उस जगह की जमीन के ऊपर कोई राज चलाएगा नहीं। अगर कोई मेरी बात मानेगा, अगर मैं एज ए अथॉरिटी हूं और मेरी कोई बात मान रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उस जगह के लोग ही मेरी बात मानेंगे। तो एक पॉपुलेशन होनी तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है किसी भी जगह के को स्टेट कहने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए और कैसी पॉपुलेशन होनी चाहिए वहां पे। कहने का मतलब है कि एक जगह के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोग हों कि उस जगह को हम कहेंगे कि वो एक स्टेट की पॉपुलेशन है। और दूसरी चीज, क्या किसी एरिया के अंदर ऐसे ही बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं तो क्या उसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे। मान लो कि बहुत सारे गांव हैं, ठीक है। अब बहुत सारे गांव हैं, मान लो कि 100 गांव हैं, हर एक गांव में से एक आदमी निकल के किसी जगह पे जाके बैठ जाता है, ठीक है, और बोले कि भाई अब हम यहाँ पे, अब ये हमारा स्टेट है, तो क्या उसे स्टेट बोलेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम उस पॉपुलेशन को किसी स्टेट की पॉपुलेशन तभी मानेंगे जब वो पॉपुलेशन ऐसी हो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। जैसे एक सोसाइटी है, नॉर्मल छोटी सी एग्जांपल समझो, एक सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हो, तो आपको हमेशा उस सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं किसी न किसी तरीके से सबको एक दूसरे से काम पड़ता रहता है, किसी न किसी तरीके से सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, जो एक दूसरे की मजबूरी में हेल्प करे, जो एक दूसरे की बातों को समझे, ठीक है। इस तरीके की होनी चाहिए जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो।
दूसरी चीज, वो पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि किसी एक सोवरेन को ओबे करे, ठीक है, यानी कि अगर वो सारे एक जगह पे हैं तो वो किसी एक पर्सन की बात माने। एक पर्सन यानी कि कोई एक बॉडी है, उसके अंदर एक पर्सन भी हो सकता है, बहुत सारे लोग मिलकर भी कोई राज चला सकते हैं। तो ये चीज है कि वो ऐसी होनी चाहिए जो इंटरडिपेंडेंस हो, उन सबका कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो, और तीसरा चीज कि वो एक सोवरेन को जो है उसके प्रति ओबीडियंस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो हम कहते हैं कि जो इंडिया में जितने लोग रहते हैं वो सारे के सारे ऑल इंडियंस आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। कहने का मतलब ये है कि हम सबके सब जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। दूसरी चीज कि हम सबके सब कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करते हैं। तो हमारा सोवरेन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम ऐसे बात करें तो, ठीक है, हमारा सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम क्या है, हम सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है, हम सबके, पहली चीज तो हम सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। दूसरी चीज हम सब ये चाहते हैं कि जो इंडिया है वो ग्रो करे, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आता है, हम सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है, हम सबके सब चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारे के सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा है उससे अलग जाके काम ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन को माने, हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। हम सब चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे, हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। कभी अगर इंडिया के साथ किसी दूसरे देश का मतलब कोई झगड़ा होता है या कोई भी ऐसा इश्यू होता है तो हम इंडिया के फेवर में रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि हमारे पास एक सेंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। और तीसरी चीज कि हम एक सेट ऑफ रूल, जो कि हम हमारे केस में या अब तो मतलब जनरली हर जगह का एक कॉन्स्टिट्यूशन, हर स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के को ओबे करें, ठीक है। और भी जो दूसरे रूल रेगुलेशन है उनकी भी बात मैं कर रहा हूं, मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो इन सब चीजों को ओबे करें। तो यहां हो गया। तो तीन चीजें कौन कौन सी होगी? कंडीशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, दूसरी चीज सेंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और तीसरी चीज जनरल रिगार्ड फॉर अ सेट ऑफ कॉमन रूल एंड बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारी चीजें हो गई पॉपुलेशन की। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे आया था जो हमने बात की थी कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे तो कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब कोई ऐसे हम लिमिट फिक्स नहीं कर सकते हैं कि किसी जगह के ऊपर कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ यहां पे मैं कोट कर रहा हूं, कुछ जो पुराने पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं वो क्या कहते थे। तो एक प्लेटो हुए हैं, प्लेटो कहते थे कि अगर किसी भी एरिया के अंदर में 5040 लोग हैं तो उस एरिया को मतलब वो सफिशिएंट पॉपुलेशन होनी चाहिए किसी एक स्टेट की, ठीक है। वो कहते हैं, मतलब बहुत पुरानी बात है, पता नहीं कितने मतलब हजारों साल पुरानी बात है ये। तो 5040 उन्होंने एक नंबर दिया था। दूसरा एरिस्टोटल ने 1,00,000 का नंबर दिया था कि अगर 1,00,000 के आसपास लोग हैं किसी एक एरिया के अंदर में तो वो बहुत सारे लोग। और तीसरा रूसो ने 10,000 की गिनती दी थी। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बस बात ये तो आपने बस पेपर के अंदर में कोट करना है, लिखना है कि इन्होंने इतने इतने नंबर दिए थे। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि किसी भी एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन हो, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास एक एरिया है, आपके पास दो काम होने चाहिए। पहले तो ये काम होना चाहिए कि वो जो एरिया है आप उसकी गवर्नेंस अच्छे से कर सको, ठीक है, गवर्नेंस अच्छे से कर सको, यानी कि उसके अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उस मतलब कुल मिला के उस एरिया को अच्छे से चला सको। दूसरा काम है कि जब कभी भी उस एरिया के ऊपर खतरा है तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सको। तो पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए जो कि ये दो काम कर दे कि गवर्नेंस का काम भी कर दे और प्रोटेक्शन का काम भी कर दे। गवर्नेंस का काम कर दे और प्रोटेक्शन का काम कर दे मतलब कि अगर आप किसी छोटी पॉपुलेशन की भी बात कर रहे हो तो मतलब कहा यह जाता है कि एरिया इतना स्मॉल होना चाहिए कि वहां पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है या जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको इस तरीके से यूज किया जा सके कि वो हर आदमी का भला कर सके, हर आदमी का वेलफेयर कर सके। और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जब कभी भी उस देश के ऊपर खतरा आए तो वो उस देश को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये सब चीजें आती हैं कहीं बहुत छोटे और बहुत बड़े के बीच में ये एरिया फॉल करता है कि अगर आपके पास मान लो इतनी पॉपुलेशन है कि आप उसको गवर्न कर सको अच्छे से और वो पॉपुलेशन इतनी है कि अगर कभी उस देश के ऊपर खतरा आए तो वो उस देश को प्रोटेक्ट भी कर सके। अगर ये दोनों कोई एक गिनती आपकी पूरी कर रही है तो इसका मतलब आपके पास एक आइडियल पॉपुलेशन है स्टेट के अंदर में, ठीक है, ये चीज है।
और दूसरा एक और चीज भी डिपेंड करता है ना कि क्वालिटी कैसी है उस पॉपुलेशन की। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि वो सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे के ही जान के दुश्मन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात लें तो इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया के अंदर अलग अलग रेस के, इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इंटरडिपेंडेंस है उनके बीच में, हार्मनी है उनके बीच में। तो हम कह सकते हैं कि एक आइडियल सेट ऑफ प्रिंसिपल है, आइडियल सेट ऑफ पॉपुलेशन है जो कि अच्छे से गवर्न भी की जा सकती है और जो कि कंट्री को एक स्ट्रेंथ भी दे सकती है और उसके अंदर हार्मनी भी है। तो यही बात है कि पॉपुलेशन ऐसी हो, पॉपुलेशन की कोई मिनिमम या मैक्सिमम नंबर पॉपुलेशन का सेट नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि सेल्फ सफाइजिंग हो, यानी कि जो अपने आप को सफिशिएंटली मतलब वो पॉपुलेशन जो है वो सफिशिएंट हो अपने आप में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी। और साथ ही पॉपुलेशन एक ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर में अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हों, जिसके अंदर रेस, लैंग्वेज, एथनिसिटी, रिलीजन, ये सारे लोग रह रहे हो, तो वो एक अच्छी पॉपुलेशन मानी जाती है। ठीक है, ये तो था पॉपुलेशन के बारे में। तो पहला कंपोनेंट इसका यही है, मतलब इसमें ये देखना मिनिमम मैक्सिमम नो लिमिट, लेकिन अच्छी गवर्नेंस या फिर सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए और टू बी प्रोटेक्टेड एनफ होनी चाहिए। ठीक है, पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा तो इसको बस देख लो। और अलग अलग रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारी चीजें होनी चाहिए तो पॉपुलेशन एक अच्छी रहती है, क्योंकि फिर पॉपुलेशन के जो सेंस होता है, जो पॉपुलेशन की कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, चीजों को समझने की ताकत होती है। अलग अलग टाइप के लोग एक जगह पे रह रहे होंगे तो वो जाहिर सी बात है कि जब एक थॉट दूसरे थॉट से मिलेगा तो कुछ अच्छा प्रोड्यूस होगा, और जब भी थॉट अच्छा प्रोड्यूस होता है, आइडियाज अच्छे आते हैं, लोगों का माइंडसेट अच्छा रहता है, तो हर चीज ग्रो करती है। ठीक है, ये चीज है। आज अगर हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री या इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, तो हम इसी दम पे कहते हैं कि यूनिटी में डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अगर किसी ने दिया है, अलग अलग लोगों के होते हुए भी कोई डेमोक्रेसी इतने टाइम तक टिक पाई है और ग्रो हो पाई है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी यही है कि हमारे देश में बहुत सारे टाइप के लोग आए, बहुत सारे टाइप के लोग रहे और आज भी हैं, और हम इन सबके साथ एक हार्मनी और पीस के साथ ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है पॉपुलेशन। पहली चीज हमारी खत्म। दूसरी चीज है टेरिटरी। ठीक है, अब जब हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो टेरिटरी में हम लैंड जो है एक कंट्री के पास में, उस लैंड एरिया की बात भी कर रहे हैं, उसकी जो एयर स्पेस है, यानी कि जितनी हमारे पास जमीन है उसके ऊपर जितना आसमान है उसकी भी बात कर रहे हैं, और हम उसकी वाटर स्पेस की भी बात कर रहे हैं। अगर हम वाटर स्पेस की बात करें, मतलब कि कोई इंडिया के इस हिस्से में आपने देखा होगा कि सील बहुत मतलब सीज लगती हैं, ठीक है, ओशियंस हैं, तो इसके कॉस्ट से लेकर के हर साइड 3 माइल्स की जो दूरी है वहां तक में इंडिया की सी बाउंड्री या ओशन बाउंड्री या उसकी टेरिटरी होती है। ठीक है, तो हम इस एरिया की भी बात कर रहे हैं। तो इंडिया के पास मतलब किसी भी देश की जब हम टेरिटरी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि लैंड, एयर और वाटर तीनों के अंदर जो स्पेस है वो होना चाहिए, यानी कि हम जब टेरिटरी, ये हमारी टेरिटरी की बात होगी। अब बात होती है कि टेरिटरी जो है वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी होनी चाहिए, तो फिर से वही बात आ गई कि टेरिटरी इतनी बड़ी होनी चाहिए या टेरिटरी इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसकी प्रोटेक्शन हो सके। मतलब ये नहीं ना कि आप इतनी बड़ी टेरिटरी है कि अगर आपको वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना हो या कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो या उस जगह पे शासन करना हो, तो आप वहां से रह के उस आखिरी वाली जगह पे या उसके आखिरी कोने पर जाकर आप आप उसके ऊपर ध्यान ही ना दे पाओ। ठीक है, और कोई आए बाहर से उसे काट के आपके देश से ले जाए, या फिर उस जगह की हालत इतनी खराब हो जाए कि वहां पे रिबेलियन हो, मतलब रिबेल हो जाए, वहां पे विद्रोह हो जाए। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इतनी अच्छी होनी चाहिए, टेरिटरी इतनी छोटी हो कि उस जगह के ऊपर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, और टेरिटरी इतनी बड़ी हो कि उसके पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेस या अलग ऐसे रिसोर्सेस आ जाए जो कि वहां के लोगों का वेलफेयर कर सके, जो कि वहां के लोगों की जो जरूरतें हैं उसे पूरी कर सके।
ठीक है। लेकिन आज के टाइम में मतलब मॉडर्न टाइम में हमने ये देखा है, या मॉडर्न टाइम में जो प्रेफर किया जाता है, ये देखा जाता है ना कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इजराइल हो गई, इजराइल एक एक्सेप्शन है। अगर आप बड़ी कंट्री की बात करो, जैसे चाइना हो गई, रशिया हो गई, यूएस हो गई, इनकी टेरिटरी बहुत है, तो इनके पास मैन पावर बहुत है। मैन पावर बहुत है तो ये प्रोडक्शन में भी आगे हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज में भी आगे हैं। इनकी आर्मी भी स्ट्रांग है, इनकी जो दूसरी जो फोर्सेस है वो भी स्ट्रांग है। तो मतलब इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। दूसरा ये फायदा होता है कि एक देश इतना स्ट्रांग बन जाता है कि दूसरा देश उसके ऊपर अगर मतलब कोई हमला करने का सोचे या कुछ करे तो इसका खतरा नहीं रहता। अब जैसे कि मान लो नेपाल है, तो नेपाल के साथ चाइना लगता है, तो और भूटान के साथ भी चाइना लगता है, तो इनके जब कभी भी लड़ाई होती है तो एक डोमिनेटिंग पावर जो होती है चाइना के पास होती है, क्योंकि चाइना स्ट्रेंथ है, चाइना के पास बड़ी टेरिटरी है, नेपाल के पास वो नहीं है, भूटान के पास वो नहीं है, तो इनको दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती है। टेरिटरी ऐसी हो कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो जाए, और इतनी बड़ी टेरिटरी हो कि कोई उसे डरा धमका ना सके, उसके पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज पूरे हो, ये सारी चीजें। और अगर आप टेरिटरी की इंपॉर्टेंस की बात करोगे तो ये भी चीज इसमें देखने को मिलती है कि कोई एक टेरिटरी की, ये तो हमने क्वांटिटी की बात कर ली, ठीक है, क्वांटिटी की बात कर ली। अब बात करते हैं क्वालिटी की। तो कोई एक टेरिटरी है, उसकी क्वालिटी ऐसी है कि उसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है। तो वो टेरिटरी, तो उससे क्या होगा, उस टेरिटरी की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरेबिया ले लो या आप दुबई ले लो, इनके पास क्या, इनके पास ऑयल का नेचुरल रिसोर्स है, तो सबको पता है कि कितनी अमीर कंट्री है। तो टेरिटरी का इफेक्ट उस कंट्री की इकोनॉमिक क्वालिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये दो चीजें हैं। तो आपको इसके अंदर क्या मेंशन करना है कि टेरिटरी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के टाइम में मतलब कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि टेरिटरी बड़ी ही होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। हमारे पास बड़ी टेरिटरीज भी हैं, छोटे स्टेट भी हैं, लेकिन उस स्टेट की जो क्वांटिटी होती है वो उसका जो मैन पावर कैसा है उसका वो डिपेंड करता है। मैन पावर अगर अच्छा है तो, और टेरिटरी बड़ी है तो उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मीज होंगी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे, उसके पास स्ट्रॉन्ग मैन पावर होगा जिससे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन होगी। उसके अलावा अगर उस टेरिटरी की क्वालिटी अच्छी है तो वहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस होंगे, और उन नेचुरल रिसोर्सेस का फायदा डायरेक्टली उस टेरिटरी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो टेरिटरी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गवर्नमेंट क्या होती है, अब हम अभी पढ़ रहे हैं स्टेट, ठीक है। अब स्टेट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि इंडिया एक स्टेट है, तो क्या आप मुझे ये बताओगे कि आपने कभी इंडिया को देखा है या इंडिया को कभी बोलता सुना है? अब जैसे जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है भारत की खोज, उसके अंदर उन्होंने इंडिया को कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने कहा कि इंडिया क्या है, इस देश के जितने भी पहाड़ पर्वत, जितने भी झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, धरती है, मैं तुम आम लोग, पशु पक्षी जो भी है, सब इंडिया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंडिया या कोई भी स्टेट एक आइडियल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एक एब्सोल्यूट आइडिया होता है, ठीक है। क्या एक एब्सोल्यूट आइडिया होता है? एब्सोल्यूट यानी कि जो कि है तो है, ठोस, वो चीज है। हम सबको पता है कि अगर हम बात करें कि इंडिया एज ए स्टेट तो इंडिया है, अमेरिका एज ए स्टेट तो अमेरिका है, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्या है, एक आइडिया है। और इस आइडिया ये जो आइडिया है एब्सोल्यूट आइडिया, या जिसे हम स्टेट कहें, तो स्टेट का काम कौन करता है? गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हम बैठे हुए हैं, हमने सोच ली कि मैगी बनानी है, तो आइडिया तो दिमाग में आया, लेकिन बैठे बैठे तो मैगी बनेगी नहीं, उसके लिए अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। तो वही बात है कि स्टेट एक आइडिया है जो कि कहती है कि हमें ये चीजें करनी चाहिए, हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम महान हैं, ग्रेट हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन उन सारी चीजों को परफॉर्म कौन करता है? वहां की गवर्नमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या है? गवर्नमेंट जो है वो हैंड ऑफ स्टेट है। गवर्नमेंट इज द वर्किंग हैंड ऑफ स्टेट। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट के पास पावर्स आती हैं स्टेट के थ्रू, और गवर्नमेंट उस पावर को एक्सरसाइज करता है, उस पावर को लागू करता है। जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट जो है, तो हमारे पास 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर क्या करता है? रूल रेगुलेशन बनाता है। एग्जीक्यूटिव उन रूल रेगुलेशन, वो जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको इंप्लीमेंट करता है जमीनी
तौर पे। और जुडिशरी क्या करता है कि लेजिस्लेचर ने कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर दिया, या किसी के राइट्स वायलेट तो नहीं हो गए, या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रूल तो वायलेट नहीं हो रहा है, लॉ खराब तो नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर। तो मतलब जुडिशरी का काम होता है कि जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जुडिशरी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लॉ एंड ऑर्डर को। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है लॉ को। और लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर जो है वो फॉर्मुलेट करता है किसी भी लॉ को। ठीक है, तो ये तीन काम होते हैं। अब इसमें ये भी चीज डिपेंड करती है ना कि गवर्नमेंट की भी क्वालिटी कैसी है, कि कहीं डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट तो नहीं, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट तो नहीं है, या डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट तो नहीं है, या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो नहीं है। बहुत सारी चीजें, मतलब गवर्नमेंट भी बहुत सारे टाइप की होती है, और किस टाइप की और गवर्नमेंट किस टाइप की है ये उस स्टेट के इमेज को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल हम चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो चाइना की इमेज कैसी है सबको पता है, वर्ल्ड लेवल पे चाइना की इमेज कितनी खराब है। पाकिस्तान की बात करें अगर, तो पाकिस्तान के अंदर में थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है। थियोक्रेटिक यानी कि जो कि रिलीजन के बेस पे हो। ठीक है, कहने को वहां पे डेमोक्रेसी, लेकिन आइडियोलॉजी जो उसके पीछे वो थियोक्रेटिक है, तो उसकी भी हमें इमेज पता है पूरी दुनिया में क्या है। वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, तो हमें पता है इंडिया की इमेज क्या है। तो मतलब किस स्टेट की गवर्नमेंट कैसी है वो वर्ल्ड लेवल पे उसकी जो इमेज है उस चीज को डिटरमाइन करती है। और आज के टाइम में जो अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो इतनी ज्यादा इस चीज का इफेक्ट पड़ता है कि किसी देश के साथ, किसी देश के अंदर की गवर्नमेंट कैसी है उसके कारण उसके इकोनॉमिक, उसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की क्वालिटी भी बहुत सारी चीजें डिपेंड कर, गवर्नमेंट की क्वालिटी पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है स्टेट के लिए। अब एक ये होता है कि गवर्नमेंट अनस्टेबल चीज है। ठीक है, स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल है। मतलब अगर हम बात करें किसी स्टेट की तो वो स्टेट तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि उस स्टेट के ऊपर कोई और स्टेट आकर कब्जा ना कर ले। ठीक है, और उसे जीत ना ले। लेकिन गवर्नमेंट का क्या है, स्टेट वैसे के वैसे ही है। गवर्नमेंट हर 5 साल में चेंज होती है, जहां पर और कोई सिस्टम होगा वहां पे उतने साल में चेंज होगी। मतलब गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सत्ता आएगी सत्ता जाएगी, ये देश रहना चाहिए। तो वही वाला सीन है कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा आती जाती रहती है। ये लोगों की कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है, और जैसी हमारी सोच होगी उसी टाइप की गवर्नमेंट होगी। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि किसी एक सेक्शन को डिफेंड करते हुए या किसी एक सेक्शन के लिए काम करने वाली सरकार हो, और वो, या जिसे हम रूढ़िवादी सोच कहें, और वो सोच अगर डोमिनेट कर रही है किसी कंट्री के अंदर में, तो वहां पे उस सोच की ही सरकार बनेगी, क्योंकि उसे ज्यादातर पसंद करने वाले, वोट देने वाले लोग वो होंगे, और फिर उससे भी उस देश की या उस स्टेट की इमेज जो है वो वर्ल्ड लेवल पे बनेगी। इसीलिए कहते हैं कि वोटर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, कि वोटर का जो थॉट प्रोसेस है वो उस पूरे के पूरे जो कंट्री होती है उसकी इमेज को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो ये है गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट हमारा हो गया। अब हमारा फोर्थ चीज है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का जैसे मैंने आपको मतलब बताया कि सोवरेनिटी क्या होती है। सोवरेनिटी होती है कि भाई उस जो भी वहां पे पावर है या अथॉरिटी है या जो स्टेट है, हम स्टेट की बात करेंगे। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि वो जो स्टेट है वो खुद का मालिक खुद है। ठीक है, सोवरेनिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संप्रभु। मतलब अपना प्रभु वो खुद है। और जैसे भगवान के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, वैसे उस स्टेट के ऊपर भी किसी का जोर नहीं चलेगा। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि स्टेट जो है वो ऐसी होती है जिसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, ना उसके ऊपर कोई लोकल अथॉरिटी होगी, ना ही उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी होगी, ना ही उसके ऊपर कोई लोकल अथॉरिटी होगी, ना ही उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी होगी। और वो खुद का मालिक खुद रहेगा, सारे के सारे पॉलिटिकल डिसीजंस खुद लेगा। ये सारी चीजें होती हैं। और सोवरेनिटी जो होती है वो स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोवरेनिटी? क्योंकि हम मान लें कि ये कोई एक एरिया है, या आप सिंपल सी एग्जांपल ले लो, एक स्टेट है, स्टेट नहीं, एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है,
उनके ऊपर भी कोई एक चीज बैठी हुई है जिसको हम कहते हैं स्कूल की अथॉरिटी या बोर्ड या प्रिंसिपल, कुछ भी, ठीक है, ठीक है, उनके पास भी अपना एक एरिया है। लेकिन कल को क्या होता है, इस बोर्ड के ऊपर जो बोर्ड बैठा है, मान लो कि ये किसी सीबीएसई स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसकी अपनी बाउंड्री है, ठीक है, उसके ऊपर एक बोर्ड बैठा है। लेकिन जब सीबीएसई जो है वो इनको कोई डायरेक्शन देगी तो इन्हें मानना पड़ेगा, यानी कि इनके ऊपर एक बोर्ड है। वहीं सीबीएसई की अगर बात करें तो सीबीएसई के ऊपर भी कोई बॉडी है, मान लो कि जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री थी वो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है हमारी, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो है, तो इनके ऊपर भी है, वैसे इसके ऊपर भी है, गवर्नमेंट बैठी हुई है। और बात करें तो गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बैठा हुआ है या स्टेट बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज है, तो इन सबके ऊपर बैठे हुए तो है, तो इनके पास भी अपनी बाउंड्री है, पीपल है, गवर्नमेंट है, लेकिन इनके पास सोवरेनिटी वाला फैक्टर नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि सोवरेनिटी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किसी भी स्टेट को, किसी भी एरिया को स्टेट बोलने के लिए, ठीक है, ये चीज है सोवरेनिटी के बारे में। सोवरेनिटी खत्म, स्टेट खत्म। सोवरेनिटी खत्म कैसे होगी, जब कोई दूसरी कंट्री जो है या दूसरा कोई स्टेट जो है वो इसकी सोवरेनिटी खत्म करेगा, चाहे वो वॉर के तरीके से हो, चाहे वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके हो, चाहे किसी भी तरीके से, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम सोवरेनिटी। तो ये चार फैक्टर्स हैं जो किसी एक स्टेट को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कोई एक पॉपुलेशन होगी, वो उस टेरिटरी में रह रही होगी, पॉपुलेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है, पॉपुलेशन इतनी हो कि अच्छे से गवर्न भी हो जाए, अच्छे से एडमिनिस्टर भी हो जाए, और पॉपुलेशन ऐसी हो कि वो स्टेट को स्ट्रेंथ भी दे। उसी तरीके से टेरिटरी भी है, वो सिर्फ बड़ी होने से फर्क नहीं पड़ता या छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता, टेरिटरी की जो क्वालिटी है वो ज्यादा डिपेंड करती है, क्वालिटी प्रिवेल्स ओवर क्वांटिटी, ठीक है, टेरिटरी की जो क्वालिटी है वो ज्यादा डिपेंड करती है कि उसके पास कितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिसके कारण वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सके, और कैसा नेचुरल रिसोर्स है वो भी चीज डिपेंड करती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की भी क्वालिटी डिपेंड करती है, क्योंकि वो फिर वर्ल्ड लेवल पे जाके उसको रिप्रेजेंट करती है, और अंदर भी, स्टेट के अंदर भी क्या हालात बनेंगे या क्या चीजें होंगी वो भी गवर्नमेंट के नेचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और वैसे ही सोवरेनिटी है जो कि सबसे अहम फैक्टर है कि अगर सोवरेनिटी देश की चली गई तो वो स्टेट नहीं रहता, ठीक है, स्टेट खत्म हो जाता है, ये चीज है। तो ये चार फैक्टर्स हमने बात किए स्टेट के, जिसको हम कह सकते हैं कि यही एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी।